हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरनेशनल बिजनेस। और तो हमारी पहली पार्ट की वीडियो में हमने उसका मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस और उसका डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस सीखा था। और अगर मैं बात करूँ हम पार्ट 2 में, जो उसकी इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियो थी, उसमें हमने देखा था इम्पोर्टेंस, उसके डीमेरिट्स कह लो या नेगेटिव इम्पैक्ट्स कह लो, या फिर ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कह लो, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखा था, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम पहली चीज़ जो सीखने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का पहला पॉइंट है benefits to the participating countries. The developed countries grow their business to the global level and they get maximum benefits. The developing countries get the latest technology, foreign capital, employment opportunities, rapid industrial development, etc. This helps developing countries in developing their economy. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है हम जब बाहर जाके करेंगे तो उसके लिए हमारे को उसको कई सारे फ़ायदे होते हैं जो हम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज से लेते हैं। जैसे उसका टेक्नोलॉजी, कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, हमारा डेवलपमेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें। अब बात करें सेकेंड पॉइंट की, लार्ज स्केल ऑपरेशन। In order to fulfill the demand at the global level, they have to produce goods at a large scale. Marketing of the product is also conducted at a large scale to make them aware about the product. अब क्या होता है, हम जब बिज़नेस करते हैं तो हमारा ऑपरेशंस जो होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डिमांड अब हमारी होम कंट्री की नहीं, बाकी की देशों की भी है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स का, हम बहुत ज़्यादा मार्केट करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट नहीं करेंगे तो ग्लोबल लेवल पे पता कैसे चलेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है। हम वहाँ जाके मार्केट ही नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और हम क्या बेच रहे हैं। तो मार्केटिंग भी एक तरीके का ऑपरेशन होता है जो हम अपने बिजनेस में करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल से मैंने आपको ये पॉइंट समझाया, लार्ज स्केल ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़। International business combines economies of many countries. The companies use their finance, labor, resources and infrastructure of other countries in which they are working. तो इसका क्या मतलब है, अब जिस कंट्री में मैं काम कर रही हूँ तो उसके मैं रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, जैसे लेबर हो गया, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय कर लूँगी कि वहाँ सस्ते में मेरा काम भी हो जाएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ से भेजूँगी एम्प्लॉयज़ को तो फिर उनको थोड़े बहुत मुझे फैसिलिटीज़ वगैरह देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उनको शिफ्ट कर रही हूँ तो एकदम उनके पास भी तो चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए मैं अगर वहीं का लेबर, फाइनेंस, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर लूँगी तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा एज अ कॉस्ट एडवांटेज, जो हमने अपने इम्पोर्टेंस में पढ़ा था और बेनिफिट्स में पढ़ा था। अब बात करते हैं मार्केटिंग इंटीग्रेशन। इंटरनेशनल बिजनेस इज बेस्ड ऑन मार्केटिंग इंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच जोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर इज सीन। तो अब क्या होता है, अब हमारा सिर्फ एक होम कंट्री तक का ही नहीं बल्कि मार्केट जो सेगमेंट है वह बढ़ चुका है, वो ग्लोबल लेवल पे है। ये नहीं छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं हम अपना घर कंट्री में बेच रहे हैं, अब हम पूरे लेवल, जोग्राफिकल लेवल पे बेच रहे हैं। तो हमारा जो स्केल है बिज़नेस का वो भी बढ़ गया और जो कंज्यूमर है वो भी हर अब कंट्री है जिस कंट्री में हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं। Next point is sensitive nature. International business is highly sensitive, affected by the economies of policies, political environment, technology, etc. It totally depends on the policies made by the government. It can help in expanding the business and maximizing the profit and vice versa. अब क्या होता है, इसका क्या मतलब है सेंसिटिव नेचर का। अब अगर जैसे बाई चांस मैं अपना बिज़नेस करने लगी, सपोज कह रही हूँ मेरा ऐसा कुछ बिज़नेस नहीं है, सपोज़ कर रही हूँ मेरा बिज़नेस मैं यूएसए में स्टार्ट करती हूँ और वहाँ की गवर्नमेंट एकदम से पॉलिसीज़ ले आती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, सपोज़ है फूड में कोई ले लेती हूँ, फूड प्रोडक्ट लाइक मीट वगैरह है।
और वहाँ की गवर्नमेंट कहते हैं मीट अलाउड नहीं है, कल से हमारे यहाँ मीट नहीं किसी भी शॉप पे बिकेगा। तो अब क्या होगा, मेरा तो बिज़नेस लॉस में चला जाएगा। एकदम गवर्नमेंट बदली, पॉलिसी आई गवर्नमेंट की और मेरा बिज़नेस बंद। तो मैं इसलिए मेरा बिज़नेस हाईली सेंसिटिव हो गया उसकी गवर्नमेंट के लिए। ये एग्जांपल है। अब ऐसे ही अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेटेस्ट एडवांस चेंजेस, हम आजकल की दुनिया में रह रहे हैं, आए दिन नई कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे AI अब आजकल बहुत फेमस है। तो अब मेरा बिज़नेस, अगर मैं अपने बिज़नेस में AI को नहीं लेके आऊँगी तो शायद मेरा बिज़नेस आगे चल के लॉसेस में जाने लगेगा, क्योंकि अब आगे का वर्ल्ड शायद AI पे डिपेंडेंट होगा। हमारी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है। अब मैंने पिछली अपनी फर्स्ट वीडियो में स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करी थी। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस में आता है मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा था मैं अपनी एक अगली वीडियो में, किसी एक वीडियो में उन सबके मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी भी मैं इनके मीनिंग पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, क्योंकि हम जो अब इनके आगे मीनिंग में एक्सप्लेन करूँगी अपनी एक और अगली वीडियो में, उसमें मैं वो टॉपिक है मोड्स ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में करने के लिए, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसमें पूरा इसके मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसके एग्जांपल्स भी आपको भर भर के और दूँगी, उसके एडवांटेजेस भी बताऊँगी, डिसएडवांटेजेस भी बताऊँगी। तो आप सब मेरी उस वीडियो के लिए वेट करना, पक्का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर अभी के लिए तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। तो मर्चेंडाइज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब हम अपना गुड्स के टर्म्स में मैं मतलब जो टैंजिबल गुड्स होते हैं उसको बेचती हूँ और ख़रीदती हूँ, उसका मतलब है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। मतलब बाहर जाके इंटरनेशनल अपना मतलब बाहर जाके बेच रही हूँ, बाहर से ख़रीद रही हूँ, तो उसको हम एक फर्स्ट पॉइंट को लेंगे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सेकंड है सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इसका क्या मतलब है? अब सर्विस होती है इंटैंजिबल, तो जो भी मैं कुछ ऐसी इंटैंजिबल एक्टिविटी जिसका मैं बेच ले, अपना बेचने का काम, उसका ख़रीदने का काम, या कुछ तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटी कर रही हूँ, तो उसे हम सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स कहेंगे। एग्जांपल बैंकिंग की सर्विसेज, मैं बाहर भी जाके अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लूँ, तो ये किस तरीके की सर्विस है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आ सकती है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ एंट्री इन विच द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग राइट्स बाय पार्टी लाइसेंसर जो होता है टू अनदर पार्टी लाइसेंसी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ सर्टेन थिंग दैट इज़ रॉयल्टी। द राइट्स कैन बी यूज गिवन लाइक परमिशन देता है वो अपना प्रोड्यूसर लाइसेंस एक प्रोडक्ट के लिए, ट्रेडमार्क, पेमेंट, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें देता है। एग्जाम्पल कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। अब फ्रेंचाइजिंग का क्या मतलब होता है? फ्रेंचाइजिंग एक बेसिकली सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं वर्ड। फ्रेंचाइजिंग में जब वन कंपनी जो फ्रेंचाइजर होती है वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अदर पार्टी के साथ, वो भी अदर पार्टी कौन सी होती है? फ्रेंचाइजी कहते हैं। उसको अलाउ करती है अपना ब्रांड नेम, बिजनेस फॉर्मेट, ऑपरेशंस, नो हाउ, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी एंड हेल्प्स देम टू सेट अप देयर ऑपरेशन बाय प्रोवाइडिंग लाइक ह्यूमन रिसोर्स देते हैं, मार्केटिंग का वगैरह सपोर्ट करते हैं और उनको एक बिज़नेस ओपन करने के लिए परमिशन दे देते हैं। ओके। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें लाइक हम अपना जो फंडिंग वगैरह होता है वो बाहर अब्रॉड में करते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की बेसिकली होती है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। आई होप आपको इन सब के ब्रीफली मीनिंग तो समझ आ ही गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये फिर से वही एक टॉपिक है जिसका वर्ड मैंने यूज़ किया था, ग्लोबलाइजेशन, अपनी पहली वीडियोस में। तो आज अब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हम पहले अगर मीनिंग देखें, पढ़ के देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस इन ग्लोबल इकोनॉमी
such that events in one part of the world have effect on people's societies in various other corners of the globe. Globalization is the result of phenomenon of the convergence, which is the tendency for the taste and preference of the people in different countries to become similar, leading to a sameness or homogeneity. अब इसका मैं आसान शब्दों में मीनिंग बताऊं, शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो है जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ट्रेड वगैरह, तो उसका जो करते हैं तो उसके लिए हम जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट नहीं कहूँगी, इंटरडिपेंडेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, सॉरी। इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, वो भी अपने पीपल को लेके, प्रोडक्ट को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और अगर मैं ग्लोबलाइजेशन को कहूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड पर्टिकुलरली थ्रू ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज होता है। अगर मैं इसको एक अपने शब्दों में कहूँ इंग्लिश वाले, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आज हम मे बी वेयरिंग अ टी शर्ट हुज लेबल इज़ मेड इन इंग्लैंड। अब वो इंग्लैंड से कुछ भी हो सकता है, उसका प्रोडक्शन हुआ और प्रोक्योर्ड, अब वो हम मेरे पास तो आया, वो बना हुआ है और मैं पहन रही हूँ, तो ये ग्लोबलाइजेशन को शो करता है। जो मेरे पास टॉप या शर्ट है जो मैं पहन रही हूँ, उस पर लिखा है मेड इन इंग्लैंड। दिस शोज़ कि मेरे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन कैसे है, ग्लोबलाइजेशन है, इंटरकनेक्टेडनेस है। मैं उनके प्रोडक्ट्स जो इंग्लैंड में बन रहे हैं, और वो कैसे ही बने हो, चाहे उन्होंने हमारे से ही प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल यूज़ करो, फिर उसकी प्रोडक्शन करी हो, वापस हमें बेचो, बट ये है कि आज में प्रोडक्ट जो बन के आया है वो वहाँ से बन के आया और मैं वो यूज़ करती हूँ, उसे ग्लोबलाइजेशन लिखा कहते हैं। तो अब अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला पॉइंट एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आता है इकोनॉमीज ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमीज वेयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वन कंट्रीज इकोनॉमी हैज़ रिपल इफेक्ट ऑन इकोनॉमीज ऑफ सेल ऑफ अदर कंट्रीज, हैज़ पेस्ड way for the companies to expand themselves worldwide. There is a globalization where the companies such as McDonald's, Coca-Cola are selling their products not just in UK markets but tapping the markets of India, China and France. इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में इकोनॉमिक का मतलब बताया था कि इकोनॉमिक क्या होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, इंटरेस्ट वगैरह। तो अगर अपवर्ड एंड डाउन मूवमेंट जो होता है इंटरेस्ट रेट का, जैसे अब हमारी कंपनी में इंडिया में 6% है सपोज, तो और यूएसए में 7% है, क्या पता वो जाके वहाँ पे अब एकदम 5% पे हो जाए, तो मुझे वहाँ पे बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है। वैसे इसलिए हम जो अपनी प्रोडक्ट्स को हैं वो मार्केट एक्सप्लोर कर, अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैकडोनल्ड अब जब कहते हैं सिर्फ यूएसए में नहीं है, अब इंडिया और चाइना वगैरह को टैप करा, तो यही मेरा मीनिंग है इसको एक्सप्लेन करने का। Financial globalization. The deregulation in financial sectors has led to cross-border movement of capital flows. This have paved way for investors to increase their investment portfolio as well as for the companies to get investors for their companies at international level. It has also led to increase in financial interdependence, such as drop in the US stock market will adversely affect the Indian stock market. अब इसका क्या मतलब है? हमारे जो कंपनी है वो बाहर की कंपनीज या बाहर के देशों पे भी निर्भर करती है। जैसे सपोज मैं बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ ऑब्वियसली एक चीज़, अगर मैं बाहर इन्वेस्ट करूँ तो मैं ये भी अपने लिए चीज़ सोच के रखूँगी कि वहाँ से जब मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे बदले में कुछ ऐसी चीज़ मिले या मेरे को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट तो करूँगी। तो अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है तो वो अपने लिए प्रॉफिट तो देखना पसंद करेगी। तो अगर यूएसए की मार्केट आज नीचे चली जाती है, होगा तो नहीं ऐसा कभी, ऐसा होगा तो नहीं कभी भी,
बट फिर भी मान के चल रही हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर नीचे डाली जाती है तो मैं एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करूँगी नहीं। और यही नहीं, अगर वहाँ की मार्केट कम होगी तो शायद मेरी इंडियन इकोनॉमी, खुद अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम किसी ना किसी वे में उस कंपनी के मतलब यूएसए के साथ इंटररेटेड है। यूएसए शायद हमारे को डिफरेंट चीज़ का प्रोडक्ट्स का सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम आज इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट करती हूँ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इट रेफर्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन among the countries, the emergence of international organizations such as United Nations, World Trade Organization जिसे हम WTO भी कहते हैं, and International Monetary Fund is leading towards setting up of unified governance and administrative system. The government of different governance and administrative system. अब इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में आसान शब्दों में बताऊं तो कोई भी चेंज इन रेगुलेशंस, रूल्स, स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का होगा एज अ ग्लोबल लेवल पे, उसे हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में लेके आते हैं। ये जैसे अब WTO ने कोई वो निकाला, पॉलिसी निकाली, तो एक वो वर्ल्ड वाइड है पॉलिसी, अब उसको फॉलो ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री फॉलो नहीं करेगी, मेरी कंट्री नहीं फॉलो करेगी, सारी कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कल्चर ग्लोबलाइजेशन। उसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाय convergence of ideas and values of different parts of the country. The movement of people across borders along with the technological advancement has made the world a global village. इसका क्या मतलब है? सिर्फ ना ही केवल हम पीपल में मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू, बट एज वेल एज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू भी इंटरकनेक्टेड हैं। एक टेक्नोलॉजी अगर कोई नहीं आएगी तो शायद वो टेक्नोलॉजी मैं अपने लिए भी प्रोडक्ट के लिए इन्हांस करना चाहूँगी, लेना चाहूँगी, कि आज के मैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़ी हो सकूँ ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला पॉइंट ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। In order for the growth of the country's economy, it became the imperative for the countries to liberalize their economy. This was done by regulating the regulation and trade barriers as to allow free flow of goods, services and capital across the borders. पॉइंट की बात करूँ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन 1990 से लेकर 1991 में इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो जो लिबरलाइज हुई थी, अलाउइंग फॉरेन प्लेयर्स इनटू द इंडियन मार्केट में अलाउ किए गए थे। इससे क्या होता है, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी हमारी कंट्री की थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह इन्होंने सेटअप करी तो या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, तो इसकी वजह से हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़ हो पाया। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट की बात करूँगी, rapid spread of technology. The advancement in technology and its increased rate of different diffusions has made physical distance just a number, simplified the process and led to effective utilization of resources. If information technology has made it easy for the companies to operate and communicate internationally through the means of internet, also because of new development of new technology for manufacturing equipment has made it possible for the companies to produce and meet the global demand at cost effective prices. तो इसका क्या मतलब? तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट हमारे पास ही नहीं पूरी दुनिया में हर चीज़ में यूज़ होता है। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर जगह, हर घर में, हर इंडस्ट्री में। आजकल तो इंटरनेट के बिना हमारा दिन ही नहीं निकलता है। अब कोई मूवी देखनी हो तो अगर हमारे पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम फ़ोन में मूवी कैसे डाउनलोड करके देखेंगे ईजिली। यूट्यूब चलाना हो, कोई गेम ही खेलना हो डाउनलोड करके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है इंटरनेट है। तो इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को हेल्प करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कम्युनिकेट करने के लिए।
ना ही केवल कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास और भी कई टेक्नोलॉजी है जो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती होगी। शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जैसे जो इजीली हमारे को, जैसे हमारा जो वेयर हाउस में गुड पड़ा है वो हमारे उसके अंदर डाल दे, कोई ऐसे हमारे को लेबर का यूज़ ना करना पड़े, पर वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर, जैसे ट्रक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ईजिली जैसे वो कुछ ऐसा डिवाइस है जो हमारे ट्रक तक वो उसको उठा के खुद उसके अंदर डाल दे प्रॉपरली एकदम सेटल्ड वे में। तो ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल यूज़ होती हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी कंपनी के लिए और हम एज अ ग्लोबलाइजेशन लेवल पे। नेक्स्ट पास करूँगी मैं इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी एंड वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इन फैसिलिटेटिंग एंड डेवलपिंग द स्मूथ रिलेशंस अमंग द डिफरेंट कंपनीज। अब जो बट एक बात इसमें मैं बोलना चाहूँगी, जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है वो कई सारे ऐसे मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसने हमारे को ईजिली रेगुलेट करने में, फ्लो ऑफ ग्लोबल लेवल पे ट्रेड और वो सब इन्वेस्टमेंट करने में और कम्युनिकेट करने में ईजीली हमारे को हेल्प करी कि ईजिली आराम से स्मूथ फ्लो, ऐसे कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा कि हाँ हम इस लेवल पे नहीं करी, एक तरीके से नेगोशिएशन बिठा दिया कि हमारा स्मूथ फ्लो हो सके। तो इस पॉइंट में ये है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगी, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। The neighboring countries over the years have been entering into agreements with each other so as to have better cooperation among them. This has led to member countries opening their borders and increasing free movement of goods, services as well as people among them, thereby boosting their economies. इसमें एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी सार्क का, SAARC. तो इज़ वन सच इंटीग्रेशन बाय अफ़गानिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका, जो फॉर्म्ड हुई थी 1985 में विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सलेट इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ऑफ दीज कंट्रीज बाय वर्किंग म्यूचुअली टूवर्ड्स इट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ड्राइवर्स। इकोनॉमिक ड्राइवर्स में मैंने इसको पॉइंटर्स के थ्रू रखा है। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट मेनली इंक्लूड लोअर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर एक्सपेंशन। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेशन एंड unification of financial market around the globe and unification of financial liberalization and deregulation has increased the mutual dependence of the economies. तो गाइस मैंने इसे पॉइंटर्स में इसलिए रखा है कि आपको इजीली समझ आ सके, तो और आपको आई होप इसका मीनिंग समझ आ गया होगा जब मैंने इसको पढ़ा होगा। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता के कि आपको ये डाउट है पूछ सकते हैं। तो मैंने इसलिए पॉइंटर्स एक्सप्लेन नहीं करे हैं, इसको मिनिममली सिर्फ रीड कर दिए। आप भी इसे रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सोशल फैक्टर। इसमें भी मैंने पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसे पॉइंट थे जो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे और बहुत ही कॉमन है। जैसे इसमें सोशल फैक्टर का पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, श्रिंकिंग द वर्ल्ड टू बी वन सिंगल मार्केट। अब आपको इसका मतलब नहीं पढ़ के समझ आया, बहुत इजीली है। क्या होता है आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर ही पाएंगे ना ऑलमोस्ट, तो ये हमारे लिए क्या ही बात है। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड श्रिंकिंग हो गए। अब हम क्या ही ईजीली कम्युनिकेट, मिंत्रा ले लो, हम आज यहाँ पे बैठी हूँ USA में बैठी होंगी तो वहाँ पे भी खोल लूँगी अगर अवेलेबल है। और बस ये क्या होगा, प्राइस रेंज ही जो बदलेगा वहाँ डॉलर्स में यूज़ करूँगी, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो कम्युनिकेट तो कर पा रही हूँ। वही चीज़ वो देख रहे हैं, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ इन्यूमरस रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ब्रांड्स एंड सर्विस वर्ल्ड वाइड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आएगा
bringing culture convergence that is increasing similarity through worldwide through significant and reduction in transport and communication cost. I hope आपको इसका मीनिंग सबको समझ आ गया होगा. बहुत ही ईजी पॉइंटर्स थे, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करे. लास्ट के 2 पॉइंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं इसलिए इनको पॉइंटर्स में लिखा है. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूँगी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैं पहले एक लाइन बोलना चाहूँगी, लाइक अ कॉइन हैज़ हेड एंड टेल, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स. तो ये मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी यूज़ करी थी. लाइक अ कॉइन हैज़ हेड एंड टेल, 2 sides, हेड एंड टेल. इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ बोथ बेनिफिट्स एंड उसकी डिफ़िकल्टीज़, कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो भी कह सकते हो, डीमेरिट्स. बट वैसे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है. तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो पहला पॉइंट है हार्मोनाइजिंग रिलेशंस अमंग कंट्रीज़. तो मैं इसको रीड आउट करती हूँ. विद ग्लोबलाइजेशन we see that countries are becoming interdependent on each other. They are trying to create a conducive environment where they can reap the benefits of economic growth and development. This has facilitated smooth and peaceful relation among the countries, and the clouds of wars have been driven away. इसका क्या मतलब है? अब आजकल ऐसा हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक कंट्री एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है किसी न किसी वे में. तो हम जिस तरीके से अब इंटरडिपेंडेंट हैं तो हम एक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं. और इससे क्या होगा, एक चीज़ तो होगी कि हमारा पीसफुल रिलेशनशिप बना जाएगा और ये जो वॉर वगैरह की प्रॉब्लम होती है फेस करते हैं वो सब नहीं होगी. Second है handling global issue. There are various problems such as terrorism, environment protection, human trafficking, which the countries were dealing at their own level. पहले तो ऐसा क्या होता था कि वो own level पे डील करती थी, बट विद ग्लोबलाइजेशन जो अब कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया है कि ये तो एक तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सारी कंट्री फेस करती है, प्रॉब्लम फेस कर रही है. तो मिलके इन सब ने एक साथ मिलके कंट्रीज़ ने एक साथ हाथ जोड़े हैं, मतलब मिलके दे हैव जॉइंड हैंड्स टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कलेक्टिवली एक साथ होके इस प्रॉब्लम कलेक्टिवली एक साथ बन के एक एग्रीमेंट साइन किया है, सच एज क्रिप्टो प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एट इंटरनेशनल लेवल की. ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, ये सब हम यहाँ आगे जाके फ्यूचर में फेस करें. नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज शेयरिंग. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू शेयर देयर थॉट एंड आइडियाज़ विच हैज़ हेल्प द पीपल टू इन्हांस देयर नॉलेज एंड स्किल्स. इससे सिर्फ ना ही केवल नॉलेज एंड इन्हांस किया स्किल्स ने, ह्यूमन रिसोर्स और उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाया. अब ग्लोबल जो होते हैं लेवल पे आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं. एक नई आइडिया आता है, नई चीज़. अब आज एक आइडिया एक ग्लोबल लेवल पे आता है, समझ रहे हो कि मैं इसको अगर एग्जांपल लेके कहूँ तो आज जो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास आइडिया है, तो मैं अगर शेयर करती हूँ किसी और कंट्री के साथ, उसके साथ हैंड जॉइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेती हूँ, तो आज वो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे हो गया. ये मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है. मुझे उस कंपनी का भी पता चलेगा और मैं अपनी कंपनी का भी नॉलेज शेयर करूँगी, वो अपनी कंपनी का नॉलेज शेयर करेगी, तो स्केल एनहांस होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी. तो ये पॉइंट इस पॉइंट में बताते हैं. इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो क्या हुआ, नाउ डेज द कंपनीज इन डेवलप कंट्रीज आर एम्प्लॉइंग द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और आउटसोर्सिंग सम ऑफ देयर फंक्शंस, बी इट कस्टमर सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस डेवलपमेंट, टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. अब जब हम ग्लोबलाइजेशन लेवल पे जाएंगे, मैंने पहले आप एक बोला था कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पे जाएंगे तो हम वहाँ की लेबर, ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करेंगे, तो वही ये बता रहा है.
अब जब हम वहाँ का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉ के लीगल केस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक तरीके से डिफरेंट चीज़ों के लिए, चाहे वो लोअर मिडिल टॉप लेवल के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए बढ़ रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे, टैपिंग न्यू मार्केट, ग्लोबलाइजेशन has helped open windows for companies to explore their new markets in different parts of the world, and this is helping the companies to enjoy the fruits of economies of scale and thereby increasing their market share in the international market. इसका क्या मतलब है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपनी जो है अपनी जगह पे नहीं, बाहर के देशों में भी अपना प्रोडक्ट बेच पा रही है। इसका मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो कंपनीज लाइक एप्पल को ही देख लो। अगर वो कोई नया मॉडल लॉन्च करती है मोबाइल फ़ोन का मार्केट में, यूएसए की मार्केट में, तो वो सिर्फ एक यूएसए के मार्केट में नहीं, आज इंडिया, चाइना, यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, सब जगह, तो इंडिया, चाइना, हर जगह बिकता है उसका प्रोडक्ट। इसके कई सारे और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इंटरनेशनल सिस्टम, डिलाइट फॉर कंज्यूमर। डिलाइट फॉर कंज्यूमर क्या है, जब कंज्यूमर खुश होगा क्योंकि उसको और ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ना ही होम कंट्री के प्रोड्यूस किए हुए बट ऑल्सो जो बाहर बेचता है, तो वो उसको उस चीज़ का भी फ़ायदा होता है कि उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में चॉइस करने के लिए मिलता है। वो अपने जो पैसे अर्न करता है, हार्ड अर्न मनी होता है, उसको एक अपने मन चाहे प्रोडक्ट को ख़रीदने में जो चाहता है उसमें यूज़ कर सकता है। अब जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला पॉइंट है जॉब लॉस इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ऑन वन हैंड जब मैंने पहले बात करी पॉजिटिव इम्पैक्ट में जॉब लॉस अपॉर्चुनिटीज़ की, वैसे ही ऑपोजिट है जॉब लॉस होना डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो मैं इसको on one hand, while globalization has led to increase in job opportunities in developing country, it has also affected adversely the job markets in developed countries. इसका क्या मतलब है, अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ या अपनी आम भाषा में एक्सप्लेन करूँ, जैसे मैंने अपनी कंपनी है वो बाहर जाके सेटअप करती और मैं वहाँ के लेबर को यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने कहा, तो वहाँ के लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, पर मेरी अपनी खुद की कंट्री के लिए तो जॉब लॉस हो गया, क्योंकि मेरी कंट्री वाले लोग चाहेंगे कि मैं यहीं सेटअप कर देती, इससे अच्छा कोई यहाँ पे बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सेटअप करिए वहाँ पे, उसकी जगह यहाँ सेटअप करती तो हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती। यही नहीं, या तो मैं यहाँ के लोग वहाँ भेज देती, चलो आप वहाँ जाके ऑपरेट कर लो मेरी उस बिल्डिंग को, पर मैंने ऐसे भी नहीं किया कि आप मैंने शायद वहाँ के लोग यूज़ करे तो उनके लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, बट हमारे लिए एक जॉब लॉस हो गया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में जॉब वाला पॉइंट यूज़ हो सकता है। अनएथिकल एंड इलीगल एक्टिविटीज़, विद द रिमूवल ऑफ बैरियर्स among the borders, there has been an increase in various illegal activities or unethical activities such as terrorism, human trafficking, and drugs. Besides this, company gets sometimes involved in illegal activities जो लॉ से रिलेटेड होती हैं। तो अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज़ का आपको पॉइंट काफ़ी अच्छे से पता ही चल गया होगा, ईजी सा है, तो मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, और एग्जांपल्स तो मैंने आपको इसमें दे दिए हैं, जैसे ड्रग्स, टेररिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ऑफन कम्स विद और विद द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ और एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दैट कैन हेल्प द रेसिपिएंट नेशन। अब इसका क्या मतलब है, तो इससे क्या होगा, मतलब क्या बोलूँ, इससे यही होगा हमारा नेशनल आइडेंटिटी इस जो है वो कम हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा, हमारी खुद की पहचान तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि हम दूसरों का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारा खुद का क्या रहेगा, उसकी जगह आप एक काम करिएगा, हेडिंग बदल लीजिएगा, नेशनल आइडेंटिटी इज़ लॉस को कर लीजिएगा हेडिंग, और इसको अगर मैं मीनिंग में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, आपको समझ आएगी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज कॉम्पिटिशन। इंक्रीज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स कैन बी डिसएडवांटेज बाय ग्लोबल कंपटीशन। मतलब जब हम ग्लोबल लेवल पे काम करेंगे तो हमारा कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह पॉइंट यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा इंक्रीज ग्लोबल कॉपरेशन, प्रोटेक्शनिज्म और भी कई सारे एक सेक्टर पॉइंट्स होते हैं जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन।
गाइस थैंक यू गाइस। अगर आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया, आई होप, और आई होप नहीं, मैंने अपना बेस्ट ही दिया है। आई होप आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगी। और यही नहीं गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा। आपका हर एक लाइक मुझे ये बताएगा कि मैंने आपको ये वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी जो आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, आगे के टॉपिक्स जो इसमें हैं। और यही नहीं, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। तो प्लीज़ डू गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।